रहीम साहिबो चैनल सरदार जहानी के मेज़बान अशरफ हदीब मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो आजकल मैट्रिक के इम्तहान जारी हैं और जगह जगह से नकल के हवाले से खबरें आ रही हैं और ऐसी खबरें आ रही हैं कि दिल लर्ज़ उठता है कि ये कौन सा मुल्क है, ये कौन सा निज़ाम तालीम है और ये कौन सा महकमा है और ये हम कैसे लोग हैं जो इम्तिहान को यूं जिन्होंने मजाक बना के रख दिया है। आज से बहुत अरसा पहले मिडिल के इम्तहान जो पैक के ज़ेर साया होते थे, वो बड़े दावे किए गए कि इस वक्त बड़े फूल प्रूफ इंतज़ामात किए गए हैं। इस दफ़ा हर पेपर वो वर्जन के तहत होगा, तो बच्चे नकल नहीं कर सकेंगे, ये होगा वो होगा, बड़ी बातें। जब दूसरा पेपर शुरू हुआ तो पेपर उल्ट हो गया फैसलाबाद से, और वो सुबह के खबर अखबार में छपा हुआ था पेपर। जब तहकीकात की गई तो पता चला, अब आप देखिए कि महकमा तालीम ने उसका क्या जवाब दिया, क्या बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो गधा गाड़ी पे पेपर लोड करके ले जा रहे थे, तो फैसलाबाद में तेज हवा चल रही थी, तो उसकी वजह से एक पेपर कहीं उड़ के किसी के हाथ आ गया और वो अखबारात ने छाप दिया। तो क्या आप अ, उस पाकिस्तानी कौम के बारे में कह सकते हैं कि ये सच है? यकीन करें, हमारी हेरा फेरियों की वजह से हमारे सर झुक गए। कहते हैं बरतानिया में उन्होंने दूध की बोतलें रात वो 1-2 बजे रख देते, और वो जो महज़्ज़ब कौम है वो मशीन में सिक्का डालते और बोतलें उठा के ले जाते। लेकिन पाकिस्तानियों ने अपना जब वहाँ हाथ दिखाना शुरू किया तो वो कानों को हाथ लगा बैठे और उन्हें ये सिलसिला तर्क करना पड़ा। तो पाकिस्तानियों के बारे में अब मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान के बहुत से इदारों की वहाँ शाखें हैं। तो शुनीद ये है कि उन्होंने ज़्यादातर वहाँ इंडियन या बांग्लादेशी मुलाजिम रखे हैं कि वो थोड़े से ईमानदार भी हैं और पाकिस्तानियों की तरह हेरा फेरी भी नहीं करते। तो साहिबो, ये बातें मैं इंतहाई दुख के साथ कह रहा हूँ। मैं अपनी कौम की जड़ें नहीं काट रहा, मैं हकायक बयान कर रहा हूँ। हम हेरा फेरी से बाज नहीं आते। कुछ अर्सा पहले मैं अपने शहर के सेंटर में अपने बेटे को छोड़ने के लिए गया, तो वहाँ एक निगरान मेरा वाकफ निकला। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत से लोग जानने वाले हैं। तो मुझे कहने लगा कि मैं, अगर आप चाहें तो आपके बच्चे की मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा नहीं, प्लीज़ आप रहने दीजिए। मैंने ज़िंदगी भर ना खुद नकल की, ना मैं इसके हक में होता हूँ। और मैं से अरे इस रवैये और सख्ती की वजह से वो तलबा भी बाज़ दफ़ा परेशान होते हैं और बुड़बुड़ाते हैं कि दूसरे असातिज़ा कुछ नहीं कहते, ये बहुत ज़्यादा सख्ती करते, तो आप रहने दें। मैंने उसे पूछा, आप आखिर कैसे इसकी मदद करेंगे? सामने सुप्रीडेंट बैठे होंगे, डिप्टी सुप्रीडेंट होंगे, बाद दफ़ा चेकिंग के लिए अमला भी आ जाता है। तो वो कहने लगे, हमारे पास 100 हल हैं। मैंने कहा मिसाल के तौर पे कैसे? कहता, जब आखिरी 10 मिनट रहते हैं, हम ऐसे कहते हैं कि जल्दी कर लो, पेपर हो गया, जो टाइम हो गया, पेपर जमा करा दो। और जिसको हमने नकल करवाना होती है उसकी तरफ हम अपनी पुश करके उनके अंदर दबी जा, तुम अपना लिखी जा, इधर बोली जा। तो कहते ये तो मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बच्चा वैसे इंशाल्लाह पास हो जाएगा। तो वो माशाल्लाह 931 नंबर लेके पास हो गया बच्चा, अल्हम्दुलिल्लाह। जब उसका बाद में बाकी जो टेस्ट वगैरह थे वो भी अच्छे हो गए थे। मैं नहीं गया था। कुछ अर्सा पहले, आज से 3 माह पहले शायद, कोई सप्लीमेंट्री इम्तहान हो रहा था गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया में। मैं क्लास की तरफ जा रहा था तो एक आदमी दौड़ता हुआ आया, शाह साहब, मेरा बेटा वहाँ पेपर कर रहा है, तो प्लीज़ आप मेरे साथ सर अंदर आइए और उनसे कहिए इसकी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। तो मैंने कहा सॉरी, मैं माजरत खा हूँ, मैंने आज तक ये काम नहीं किया और मुझसे ये तवक्को ना रखिए। तो वो ज़रा
ਬੁੜਬੁੜਾਤਾ हुआ जा रहा था। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫਜ਼ੂਲ ਟੀਚਰ ਦੀ ਮਾਡਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿਹਦੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਥੇ ਤਕਰਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ है, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ मदद भी नहीं कर सकता। मुझे हंसी भी आई और थोड़ा सा अफसोस भी हुआ कि क्या मैं यहाँ 2012 से इस ख्याल से या इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मैं दोस्त अहबाब के बच्चों को नकल करवाता फिरूँ, क्या ये मेरे शायान शान है चीज़। वो बाद में एक दो दफ़ा मिला तो उसका मूड ऑफ था कि जी आपने मेरे बच्चे को नकल का मौका फराहम नहीं किया, आपने हमारी हेल्प नहीं की। और चंद दिन पहले जब ये मैट्रिक का इम्तहान शुरू हुआ तो रात को 10 फ़ोन मुझे बच्चों के आए, उनके वालिदैन के फ़ोन आए कि कल हमारे बच्चों के पेपर हैं, तो आप बस इस बच्चे को ज़रा इम्तहानी सेंटर तक पहुंचा दीजिए और वहाँ सुपरटेंडेंट साहब से ज़रा कहिए कि मेरे दोस्त का बेटा है, इसका ज़रा ख्याल रखें। तो मैंने कहा सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पता नहीं कैसे वो फिर दाखिल हुए और क्या कुछ उन्होंने किया। मुझे तो ये पता है कि परसों होने वाला पेपर पूरे पंजाब में इसलिए इम्तिहानी सेंटरों को ताले लगा दिए गए और पेपर कैंसिल कर दिया गया कि नकलों की भरमार थी और सिफारिशों के अनगिनत सिलसिले थे, और उसको देखते हुए ये काम रोक दिया गया। लेकिन इसके बावजूद मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ, पेपर अभी सही मानों में तकसीम भी नहीं होता, पेपर बाहर आ जाता है और फिर उसकी मारूजी मिनटों में हल करके बच्चों को पहुंचा दी जाती है, और फ़ौरन बाद जब शहंशाइया आता है तो वो भी असातिज़ा के हाथों में होता है, और इतनी फुर्तियों से इधर उधर आ जा रहे होते हैं गवर्नमेंट स्कूलों के असातिज़ा, प्राइवेट स्कूलों के असातिज़ा। यकीन करें शर्म से आंखें झुक जाती हैं कि ये हमारा मुआशरा है, ये हमारे शोबत तदरीस के लोग हैं, ये बच्चे जिन्होंने कल हमारे मुल्क की बागडोर संभालनी है, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलाने के ख्याल से अपनी अपने बहुत से काम छोड़ के उनको नकल करवाने के लिए भाग दौड़ कर रहे होते हैं। काश हमें एहसास हो कि हम ऐसा नहीं कर रहे। मेरे शहर के एक बड़े अच्छे इदारे के बच्चे ने पिछले साल 9th के इम्तहान में टॉप किया, तो उस स्कूल के बहुत से बच्चे ऐसे थे जो उस बच्चे से बहुत बेहतर थे, और उन्होंने बरमला कहा कि इसकी नाजायज़ मदद की गई, इसको फेवर मुहैया की गई, और इसने इसलिए हमसे 2-4 नंबर ज़्यादा लिए। और अब भी उस स्कूल के असातिज़ा का कहना है कि फिर उसी बच्चे को उससे ज़्यादा नवाजा जा रहा है, उसकी ज़्यादा हेल्प की जा रही है, बाकी बच्चे भी हैं, और उसको ख़ास अंदाज में नकल के मौक़े फ़राहम किए जा रहे हैं। तो साहिबो, जब ये सूरत हाल हो तो फिर सवाए अफसोस के मैं और क्या कह सकता हूँ। इसीलिए तो बैरूनी मुल्क में हमारी डिग्रियों की कोई वैल्यू नहीं है। हमारी एमएससी की डिग्री को वो बीए के बराबर कंसिडर नहीं करते, हमारी एमफिल और पीएचडी की डिग्रियों को वो खातर में नहीं लाते कि आपके यहाँ डिग्रियां ली नहीं जाती, डिग्रियां बांटी जाती हैं। बहुत से तालीमी इदारे हैं जो दोनों हाथों से रुपए पैसे तो कमा रहे हैं, और उसके इव्ज ज़्यादा पढ़ा लिखा स्टाफ उनका नहीं होता। एमफिल करवाने वाले असातिज़ा बुनियादी वो जो क्वालिफिकेशन उनकी ज़रूरत होती है उससे महरूम होते हैं। वो डॉक्टर नहीं होते, वो एमफिल भी नहीं होते, सिंपल बीएस होते हैं और वो पढ़ा रहे होते हैं, और पढ़ाई भी उस मेयार की नहीं होती जो एमफिल या पीएचडी की डिमांड होती है। उनको तो पैसा चाहिए और पैसा उनको मिल रहा है। अब तो पाकिस्तान के अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो गई कि डिग्रियां जितनी भी आप चाहें आपको मिल सकती हैं,
مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ چند سال قبل ایک این اے کے حلقے میں دو امیدوار آمنے سامنے تھے، ایک کامیاب ہو گیا، اس وقت بی اے کی شرط تھی، تو دوسرا ہار گیا۔ اس نے الیکشن ٹریبونل میں کیس دائر کر دیا۔ جب دونوں طرف سے دلائل ہوئے تو وہ امیدوار جو بالکل ان پڑھ تھا، اس نے اپنی میٹرک، ایف اے، بی اے اور ایم اے کی ڈگریاں لا کے سامنے رکھ دیں۔ تو وہ جو دوسری طرف کا وکیل تھا، وہ جب اس پہ جرا کر رہا تھا تو اس نے کہا جی آپ نے میٹرک کیا؟ کہنے لگا جی۔ اس نے کہا آپ نے ایف اے کیا؟ کہنے لگا جی۔ اس نے کہا آپ نے بی اے اور ایم اے فلاں یونیورسٹی سے کیا؟ ڈیرہ اسماعیل خان کی یونیورسٹی سے۔ تو کہنے لگا جی میں باقاعدہ بیٹھا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ واقعی ایم اے ہیں تو پھر میرے پاس یہ ڈیرہ اسماعیل خان کی اسی یونیورسٹی کا نصاب ہے بی اے اور ایم اے کا، آپ مجھے عبارت پڑھ کے سنا دیجئے۔ تو یقین کریں وہ کپ کپا رہا تھا، پسینے سے شرابور تھا، اور ایک لفظ بھی اس سے، ایک لائن بھی نہیں پڑھی گئی، اور پھر عدالت نے اس کی وہ جو سیٹ تھی وہ کینسل کر دی اور ڈکلیئر کر دیا کہ یہ جعلی ڈگریاں ہیں۔ تو صاحبو، جب مجموعی صورتحال یہ ہے تو ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ یقین کریں یہ ہماری قوم کے ماتھے پہ بہت بڑا کلنک کا ٹیکہ ہے کہ ہم قیمتی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں اور پھر دنیا میں مذاق بن کے رہ جاتے ہیں، اور دنیا ہم پہ انگلیاں اٹھاتی ہے۔ اب تو اپنے بھی انگلیاں اٹھانے لگے۔ تو صاحبو، یہ نقل اور اس کے سلسلے میں جو کچھ بھی ہماری کاوشیں ہوتی ہیں، ہمیں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ یقین کریں ایسی ایسی معلومات سامنے آتی ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ آج سے 15-20 سال پہلے ملتان بورڈ کے قریب یہ کلا کوہنہ باغ کے آس پاس ایک سینٹر ہوا کرتا تھا، جہاں امیر زادوں کے بچے بیٹھے ہوتے تھے اور واقی ٹاکی سیٹ کے ذریعے ان کو پیپر حل کروائے جاتے تھے، اور ان سے بھاری رقمیں وصول کی جاتی تھیں۔ اور شاید آج بھی یہاں نہیں تو کہیں اور یہ دھندا جاری ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں سندیں بہت زیادہ آسانی سے مل جاتی ہیں، اور ہمارے جہانیہ کے کچھ چکوک کے لوگ ان سے اٹیچ تھے، انہوں نے لاکھوں خود کما لیے اور سینکڑوں لوگوں کو ڈگریاں عطا کر دیں، کسی کو ایم اے کی ڈگری، کسی کو بی ایڈ کی ڈگری، کسی کو ایم فل کی ڈگریاں۔ تو یہ ہمارے کسی کام نہیں آتی۔ ہم وقتی طور پہ اس سے کوئی فائدہ تو ضرور اٹھا لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ایک غلط اور ناجائز سند لے کے ہم جو کمائی کرتے ہیں وہ حلال کمائی شمار نہیں ہوتی، وہ حرام کے زمرے میں شمار ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوشش کرو کہ آپ کے منہ میں یا آپ کی اولاد کے منہ میں ایک لقمہ بھی حرام کا نہ جائے۔ تو صاحبو، یہ چند معلومات میں آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ شاید کوئی سنے اور وہ اس پہ عمل کرتے ہوئے آئندہ تائب ہو جائے اور ایسے کام سے باز آ جائے۔ میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ والسلام۔